Hey guys, how are you all? Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. MS यूनिवर्सिटी में TY BCom में हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को स्टडी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और टेंशन रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे नए टर्म्स न्यू वर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं कहां से प्रिपरेशन करें, किस तरह से कम टाइम के अंदर हमारी सारी चीजें हम लोग अच्छे से याद रख सकें। ये बहुत सारा टेंशन लेके स्टूडेंट्स घूमते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहां पे आप लोगों को स्मार्ट तरीके से स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपको सास इंस्टीट्यूट के ये स्मार्ट सेशन बहुत ही एक्सीलेंट वे पे हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना कोई ज्यादा टाइम जाया किए हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर तकरीबन 50-60 मिनट्स के आसपास हम लोग हमारे बिजनेस लॉ का पूरा यूनिट 4 बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूं। उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी ढूंढ के निकालना कॉलेज के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहां पे यूनिट 4 में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ध्यान से समझना, मैंने पूरे चैप्टर को पूरे यूनिट को अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेल ऑफ गुड्स क्या है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। याद रखना, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, या तो फिर हम टाइटल भी कह सकते हैं। टू द बायर फॉर अ प्राइस, मतलब कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये है जहां पे ये जो सेलर है, ये सेलर पर्टिकुलर कोई गुड्स है वो बायर को ट्रांसफर करता है अभी, या तो एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर में देगा किसके बदले में, फॉर अ प्राइस। तो यहां पे फिर से एक बार क्या कहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where seller either transfer at present और agrees to transfer मतलब फ्यूचर में देगा क्या, प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, मतलब प्राइस लेने के बदले में वो सेलर है वो गुड्स की ओनरशिप यानी कि टाइटल ये देगा बायर को। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। ये दो पार्टी कौन रहेगी, एक होंगे हमारे बायर और दूसरे होंगे हमारे सेलर। तो बायर हम किसे कहेंगे, अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय मतलब जो अभी खरीदता है या खरीदने के लिए रेडी होता है उसको हम कहेंगे बायर। सिमिलरली सेलर कौन है, तो पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल उसको हम लोग कहेंगे सेलर। अब इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होती है, गुड्स। देखो बायर क्या खरीदने वाला है या सेलर क्या ट्रांसफर करने वाला है, गुड्स। तो यहां पे देखो गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, मेन थिंग। कॉन्ट्रैक्ट मेन किसके लिए हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये पर्टिकुलर इन चीजों के लिए हो रहा है तो वो गुड्स है। तो गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे मेन चीज है वो है गुड्स। एंड गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखना गुड्स के अंदर सभी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होगी और कौन सी चीजें इंक्लूड होगी वो भी देख लेते हैं। तो गुड्स डज नॉट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। याद रखना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज इंक्लूडेड इन गुड्स और ब्लैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स। तो गुड्स डज नॉट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। जबकि उसके अंदर कौन सी चीजें कवर हो जाती है, तो इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स मतलब जो शेयर मार्केट के शेयर्स होते हैं वो, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जमीन ऊपर खेतर में जे पाक थयो छे ते, ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड मतलब એવી જે પણ વસ્તુઓ જે જમીન સાથે જોડાયેલી છે એ બધી જ ગુડ્સ ની અંદર આવી શકે છે, which are agreed to be served before the sales। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे कि गुड्स में कौन सी चीजें कवर होती है और कौन सी चीजें कवर नहीं होती है। फिर उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म या एलिमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आया वो था प्राइस। देखो प्राइस के बदले में ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो प्राइस क्या है, तो प्राइस इज द कंसीडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंदर हम गुड्स देने वाले हैं तो वो किसके बदले में, कंसीडरेशन क्या है, तो कंसीडरेशन इज द प्राइस।
विच मस्ट बी पेड इन मनी ओनली, मतलब यहां पे प्राइस किसके अंदर पे होनी चाहिए, सिर्फ मनी के अंदर ही। एंड इट इज द बेसिक एसेंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। यहां से भी शायद एमसीक्यू आ सकता है कि ब्लैंक इज द बेसिक एसेंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, तो वो है प्राइस। एंड ब्लैंक इज, यहां पे याद रखना कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रहेगा गुड्स। छोटी छोटी चीजें भी मैं आपके ध्यान पे ला रहा हूं, जहां से सारे ट्विस्टिंग करके भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, देखो यहां पे मेन चीज क्या था, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। तो यहां पे ट्रांसफर क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस क्या, अभी मैंने समझाया, ओनरशिप ऑफ द गुड्स, जिसको कि टाइटल बी कहा जाता है। एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ऑब्वियस है कि ये जो सेलर है वो उस गुड्स की प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप या टाइटल किसको देगा, बायर को देगा। एंड ओनरशिप of the goods must be transferred from seller to buyer. Then when the ownership is transferred immediately, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ओनरशिप यानी कि टाइटल ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट सेल। आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि when seller transfer the ownership immediately to the buyer then it is called blank, तो it's called sell या तो फिर absolute sell, या तो फिर when seller only agrees to transfer the ownership, सेलर बोलता है कि भाई मैं आपको 10 दिन के बाद ये गुड्स दे दूंगा, तो agrees to transfer the ownership then it is called agreement to sell। यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है, क्या कहा है, when seller transfer the ownership of the goods to the buyer immediately then it is called sell or absolute sell। And when the seller agrees to transfer the ownership of the goods to the buyer then it is called एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अभी एग्री हुआ है कि मैं आपको फ्यूचर में गुड्स दूंगा। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? तो देखो यहां पर आपका जो पहला टॉपिक था वो खत्म हुआ और इसी तरह से मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवाने वाला हूं। तो अगर ये जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये पढ़ना तो अच्छा, अगर आपको कुछ ड्रॉबैक लग रही है, कुछ लिमिटेशन लग रही है, तो नेगेटिव चीजें वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा बुरा आपको जो भी लगता है वो। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स एमएस में पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को भी आप लोग जरूर शेयर करें। और आप लोगों को बीकॉम के साथ साथ या बीकॉम के बाद अगर कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप 2 साल के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकते हैं, तो आज ही साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे इसी तरह के बेहतरीन एक्सीलेंट एजुकेशन मिलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ गुड्स। और यहां पे बेसिकली 3 टाइप रहने वाले हैं गुड्स के, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, उसके बाद है फ्यूचर गुड्स एंड उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट गुड्स। तो एमसीक्यू में इस तरह से भी आ सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट द गुड्स और ब्लैंक इज नॉट द टाइप ऑफ गुड्स, या तो फिर फाइंड आउट द ऑड वन आउट, और उसमें ये 3 गुड्स के टाइप दे दिए हो। तो देखो पहला क्या है, એક્ઝિસ્ટિંગ ગુડ્સ। એક્ઝિસ્ટિંગ નો મતલબ શું, જે અત્યારે અસ્તિત્વમાં છે, તો મતલબ द गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है उस वक्त ये गुड्स एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में होय तो પછી એને કહેવાય એક્ઝિસ્ટિંગ गुड्स, क्योंकि ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त ये गुड्स अभी अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्टेंस में है। Goods which are owned and possessed by the seller at the time of the contract of sale। और यहां पे existing goods में भी फर्दर 3 टाइप आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक मतलब ચોક્કસ आज गुड्स ની વાત થઈ રહી છે। Goods which are identified and agreed upon by the buyer at the time of the contract, मतलब बायर और सेलर जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेलर बोल रहे हैं भाई मेरे पास जो मेरी ये फॉर एग्जांपल i10 कार है, ये मैं आपको सेल करना चाहता हूं, तो ये क्या है, स्पेसिफिक गुड्स। पता चल गया कि भाई मिस्टर ए की जो i10 कार है उसको सेल करने की बात हो रही है, तो यहां पे गुड्स क्या हो गया, स्पेसिफाइड के यही, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कार बेचना चाहते हैं, मेरी i10 कार जो है वो मैं आपको सेल करना चाहता हूं, तो यहां पे गुड्स स्पेसिफिक हो गया, ચોક્કસ થઈ ગયો कि भाई आज गुड्स ની વાત થઈ રહી છે, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक गुड्स। जबकि दूसरे क्या है, एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स मतलब एसर्टेन करीશું, एसर्टेन मतलब नक्की, फिक्स।
गुड्स विच आर एसर्टेन बाय द बायर सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिसाइड किया जाता है कि भाई ये गुड्स जो है स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल आप कार लेने जाते हो शोरूम के अंदर, तो शोरूम के अंदर क्या होता है कि भाई आपको कार मिलेगी, पर कौन सी कार आएगी स्पेसिफिक आपकी, वो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब शोरूम के ऊपर आपकी डिलीवरी आएगी तब आपको पता चलेगा। बहुत सारी कार या बहुत सारी बाइक या एक्टिवा शोरूम पे आते हैं, पर जब आपने बुकिंग कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपको बोला होगा कि इस डेट पे डिलीवरी लेना आना, उस दिन आपको पता है कि देखो भाई ये रहा आपका एक्टिवा या ये रही आपकी कार, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिसाइड हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स क्या होता है, बाद में डिसाइड होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अनएसर्टेन गुड्स, मतलब जो फिक्स नहीं होते हैं, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, मतलब ये फिक्स नहीं हो पाते हैं, एग्रीड नहीं हो पाता कि यही स्पेसिफिक हमको मिलने वाला है एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट मे बी डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन एंड मे बी द पार्ट ऑफ अ लॉट, मतलब कि आपको बोला होगा भाई देखो इस, आप फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, તમે ત્યાં જઈને ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે ઘઉં લેવા છે, ચોખા લેવા છે, XYZ, तो आपको बोला होगा कि आपको इस टाइप के वीट मिलेंगे, आवा घઉં મળશે કે આવા રાઈસ मतलब ચોખા મળશે, पर स्पेसिफिक आज एक एक दाणो મળશે, 1 किलो કાઢીને આપી दो, जत्थाમાંથી 1 किलो काढ़ीने आपी दो, तो वो क्या हुआ, अनएसर्टेन। आप पहले से फिक्स नहीं पता कर सकते कि मुझे यही मिलेगा, मिल गया उसके बाद ये जो मिल गया वो लेके जाओ। तो 3 टाइप के गुड्स आते हैं एग्जिस्टिंग के अंदर, कौन कौन से, पहला स्पेसिफिक गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले फिक्स होता है, देन एसर्टेन गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिक्स होता है, और थर्ड अनअसर्टेन जो कि पता नहीं चलता, फिक्स नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट इज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये ए और बी के बीच में, तब ये गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आने वाला है। तो गुड्स विच आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय हिम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो कि आपको क्या चीज चाहिए, उसके बाद ये गुड्स बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डर या कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास स्पेसिफिक घर बनवाना चाहते हो, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाद में वो घर फ्यूचर में रेडी होता है, अभी नहीं है, आप अभी सिर्फ बुकिंग करवा रहे हो। सपोज आपको फ्लैट लेना है, घर लेना है, तो आप बिल्डर के वहां पे जा रहे हो, साइट देख रहे हो, साइट में आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे कि देखो इस तरह की साइट होगी, इस तरह का घर होगा, वो देख के हम लोग लेते हैं, अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है, यहां पे हम ये बात करते हैं सेलर यानी कि बिल्डर, वो उसको फ्यूचर में रेडी करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा या XYZ, मतलब अभी जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये फ्यूचर में रेडी होने वाला है, मैन्युफैक्चर होने वाला है या प्रोड्यूस होने वाला है या एक्वायर होने वाला है थ्रू सेलर, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर गुड्स। एंड यहां पे याद रखना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही ये गुड्स जो है वो बनता है। देन कॉन्ट्रैक्ट गुड्स, अब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स बहुत सिंपल है, गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंटिजेंसीज विच मे और मे नॉट हैपन, मतलब सेलर जो है उसके पास भी गुड्स आएगा या नहीं ये कुछ कंटिजेंसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट गुड्स। के भाई कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि भाई ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो मेरे पास गुड्स आएगा तो मैं आपको बेचूंगा। फॉर एग्जांपल चाइना से कोई टॉयज जो है, खिलौने, वो हमने इंपोर्ट किए हैं, अब यहां पे क्या होगा, जो पर्सन है फॉर एग्जांपल हम हैं, तो हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। अब यहां पे हम फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई टॉप टॉय शॉप जो है, मतलब खिलौनों की दुकान, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि भाई अगर चाइना से ये सारे टॉयज आएंगे तो हम आपको डिलीवर करेंगे, अभी हमारे पास नहीं है, और अगर गवर्नमेंट ने कल उठ के चाइना के साथ सारे ट्रांजैक्शन बंद कर दिए तो ये गुड्स हमारे पास ना भी आए, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के डिपेंड है कंटिजेंसी के ऊपर, शायद मेरे पास आएगा तो मैं आपको बेचूंगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म हुआ। देखो दोस्तों, मैंने इसके सारे स्टडी नोट्स आपको हमारे ऑलरेडी साहस स्मार्ट सेशन के लिए दिए हुए हैं, तो आपको ये देखने के साथ साथ उसमें से भी पढ़ना है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। चलिए, देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जिसके अंदर 9 पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों एमसीक्यू के एंगल से। देखो, जिसके अंदर डिफरेंस में पहला पॉइंट क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेल का मतलब क्या, अभी गुड्स ट्रांसफर होंगे, ओनरशिप जो है वो अभी ट्रांसफर होगी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, सेलर
फ्यूचर में ये ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप, तो सेल के अंदर अभी जैसे मैंने कहा कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी मैंने हाईलाइट करके ही रखे हैं, तो आप जब हमारे पैम्पलेट में से रिफर करते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो आपको ये मेन चीजें ही देख लेनी है। मतलब आप बहुत ही जबरदस्त लेवल पे क्लियर, ये हमारे जो नोट्स है वो पढ़ने में तो आपको 10 से 15 ही मिनट जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये सेशन में 1 घंटे का दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी जबरदस्त लेवल पे आपके माइंड में फिट हो जाएगा, पर उसके बाद रिवीजन के लिए आप हमारी नोट्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। देन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप के होते हैं, तो ये जो सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे दोनों पार्टी अपने अपने साइड का परफॉर्मेंस कर देती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल, एटीएस मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब यहां पे दोनों पार्टी को अपना परफॉर्मेंस देना बाकी है। सेलर बोल रहा है कि मैं आपको फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, बार बोल रहा है मैं आपको फ्यूचर में इसका पेमेंट करूंगा, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी, मतलब अभी परफॉर्मेंस बाकी है। देन रिस्क ऑफ लॉस, तो एक बात आप लोग अपने माइंड में फिट करके रखना कि रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप, मतलब जेनी मालिकी होय प्रोपर्टीनी जोखम एज उठावे। एक બહુ જ સરસ મજાનો જોક છે ને, તમને ધ્યાન હોય તો, તમને ખ્યાલ હોય તો, ઈકો કે છે ને, એક તમારે બી ઘણા બધા હોય કે બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ બહુ જ મસ્ત એ લોકોનું કોલેજમાં જોરદાર ચાલતું હતું, પછી તે વખતે તો આમ બી કેવું હોય, નક્કી થયું હોય, મીન્સ બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ એટલે બધું બહુ જ સરસ લાગે, બધી જ વસ્તુ બહુ સરસ લાગે, ખાવાનું જે બનાવ્યું છે, અરે તું બનાવે એટલે અમૃત જેવું। મેરેજ થઈ જાય છે, મેરેજ થઈ ગયા પછી હવે ધીરે ધીરે કમ્પ્લેન આવે, તારું ખાવાનું નહીં બરાબર, મીઠું આમ છે તેમ છે। હવે ફોર એવું થાય છે કે એ લોકો એટલે છોકરો અને છોકરી છોકરીના ઘરે એટલે કે છોકરાના સાસરીમાં જાય છે અને ત્યાં જઈને છોકરો કમ્પ્લેન કરે છે કે આ તમારી છોકરીને તો ખાવાનું બનાવતા નહીં આવડતું, એને તો આવું કરતા નથી આવડતું, એને તો પેલું કરતા નથી આવડતું। તેના પપ્પા શું કહે છે, એકવાર પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ, then after manufacturer is not responsible, possession જેનું, ઓનરશિપ જેની, જોખમ પણ એનું। અત્યાર સુધી અમારું જોખમ હતું, મેરેજ પછી હવે તને કમ્પ્લેન થાય તો બી તારી, તને બહુ જ સરસ મળ્યું તો બી તારું। એક્ઝામ્પલ છે, समझवानी बात શું છે કે जो भी ओनर होगा वो यहां पे रिस्क बेयर करेगा। जो एग्जांपल है वो सिर्फ एक मजाक का एंगल है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सीरियस फिलोसोफर नहीं बनना है। तो क्या कहा है कि रिस्क ऑलवेज फॉलोज द ओनरशिप। तो जब सेल होगा तो उसके अंदर ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है बायर को। ये ए है, ये बी है, ए ने बी को गुड सेल कर दिए तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बी को, तो ओनर कौन बन गया, बी। तो फिर रिस्क किसका, ऑब्वियसली बी का, मतलब बायर का रिस्क हो जाएगा। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो सेलर ने अभी ओनरशिप ट्रांसफर की ही नहीं है, वो तो फ्यूचर में करेगा, तो अभी जोखम किसका, सेलर का, मतलब रिस्क ऑफ लॉस सेल के अंदर बायर का और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर का रहेगा। टाइप्स ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियस है कि सेल के अंदर तो क्या होगा कि अभी हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमको पता ही होगा कि भाई ये गुड्स है जो कि हम लोग बेच रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स होने ही चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स होने ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये गुड्स हम बेच रहे हैं। मतलब मेन चीज ये है कि एग्जिस्टिंग गुड्स, अभी हमने देखा था 3 टाइप ऑफ गुड्स, तो एग्रीमेंट टू यहाँ पे सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसके अंदर गुड्स होंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट गुड्स भी आप कह सकते हो, ये हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट गुड्स से भी ज्यादा आपको कंटिंजेंट गुड्स वर्ड देखने को ज्यादा मिलेगा। तो सेल के अंदर एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर गुड्स या तो कंटिंजेंट गुड्स। राइट टू द पार्टीज, पार्टीज को कौन से राइट्स मिलते हैं, तो यहां पे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो वर्ड्स है ना, ये जो फ्रेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, जस्ट इन रेम, ये एक फ्रेंच प्रोवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, राइट एनफोर्सिएबल अगेंस्ट एनीवन इन द वर्ल्ड। आपको एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है, जस्ट इन रेम मींस ब्लैंक, या तो फिर जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम मींस राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो यहां पे सेल के अंदर जस्ट इन रेम का मतलब राइट एनफोर्सिएबल अगेंस्ट एनीवन इन द वर्ल्ड, ये सेल के अंदर होता है, बिकॉज इट गिव्स द राइट to the buyer to enjoy the ownership
एंड पोजेशन। मेन यहां पे आपको ये फुल फॉर्म ही याद रखना है, मतलब मीनिंग ही याद रखना और कुछ नहीं। एंड जस्ट इन पर्सनम, पर्सनम मतलब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति, पर्सन नहीं वाच है, तो इट मींस राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, कोई ચોક્કસ વ્યક્તિની સામે મળતો હક। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्रीच हो जाता है तो यहां पे सेलर क्या करेगा, बायर को स्यू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है प्राइस के लिए, भाई आपको मैंने गुड्स बेचा था, इतना पेमेंट बाकी है, चलो मेरे पैसे निकालो। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर यहां पे सेलर कैन स्यू फॉर द डैमेज, क्योंकि गुड्स तो दिया ही नहीं है, अब गुड्स दिया ही नहीं होगा क्योंकि ब्रीच हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर में सेल करने वाला है, अभी तो सेल किया ही नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, तो सेलर ने तो गुड्स दिए ही नहीं। बट हो सकता है कि सेलर को इसकी वजह से कोई लॉस हो, तो जो भी लॉस सेलर को बेयर करना पड़े उसके लिए, मतलब वो डैमेज के लिए यहां पे सेलर सूट यानी कि केस फाइल कर सकता है। देन राइट टू रीसेल, मतलब वो गुड्स को फिर से बेचना, तो देखो सेल के अंदर सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, मतलब कि यहां पे ए जो है, ए ने अपने गुड्स बी को बेच दिए, अब थोड़े टाइम के बाद सी जो है, सपोज ऐसा है कि भाई अभी भी उसकी जो पोजीशन है वो ए के पास है, बी को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन अभी भी ए के पास है। अब यहां पे सपोज ए जो है उसको सी थोड़ी बड़ी ऑफर कर देता है, तो मिस्टर ए लालच में आके वो गुड्स जो कि वो ऑलरेडी बी को बेच चुका है वो सी को बेच देता है, तो ऑब्वियसली भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझो, मैरिज के एग्जांपल से समझो कि यहां पे ए जो है वो बी से मैरिज कर लेता है, पर उसके बाद उसको पता चलता है कि भैया जो पार्टी सी है वो तो ज्यादा पैसे वाली है, तो एक काम करता हूं मैं उसके साथ मैरिज कर लेता हूं, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो यहां पर सेल के अंदर भी ऐसा ही होगा, सेलर कैन नॉट रीसेल, और अगर वो धोखे से किसी और तरह से रीसेल कर भी देता है तो भी जो न्यू बायर होगा, मतलब ये हमारे सी भाई साहब या सी, कैन नॉट गेट द ओनरशिप। क्यों? क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी बी को बेच चुका है, मतलब ए यहां पे बी के साथ शादी कर चुका है या कर चुकी है, अब वो सी के साथ शादी करता है या करती है, तो यहां पे ये सी की शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, मतलब सी को ये ए का पोजीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को बेच चुका है। समझ में आ रहा है? जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा, ध्यान से समझना, इफ सेकंड बायर, अब इसको आप समझ लो कि एंगेजमेंट, एग्रीमेंट टू सेल को आप समझो एंगेजमेंट, ठीक है। अब यहां पे सपोज ए के एंगेजमेंट हो गए हैं बी के साथ, एंगेजमेंट हुए, मैरिज नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो सेकंड बायर, मतलब यहां पे सी जो है उसके साथ ए मैरिज कर लेता है, यहां पे ए ने बी के साथ एंगेजमेंट किए थे और ए शादी कर लेता है या कर लेती है सी के साथ। अब यहां पे ये सी को ए के पहले जो एंगेजमेंट हो गए उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो गुड फेथ में यहां पे सी ए के साथ मैरिज कर लेता है, तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा। सिमिलरली यहां पे एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो सेकंड बायर है, मतलब मिस्टर सी, उनको पहले कोई ट्रांजैक्शन या कोई डीलिंग हुआ है उसके बारे में पता ही नहीं है, और यहां पे मिस्टर सी गुड फेथ में, गुड फेथ में मतलब ऐसा उनके माइंड में स्कैम नहीं था, नेचुरली प्राइस पे करने के बदले में यहां पे गुड्स खरीदते हैं मिस्टर ए के पास से, तो उनको यहां पे गुड टाइटल मतलब जेन्युइन ओनरशिप मिल जाएगी। तो याद रखना, सेल के अंदर रीसेल करते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है न्यू बायर को, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो न्यू बायर होता है वो गुड फेथ में प्राइस के बदले में, मतलब प्राइस पे करके गुड फेथ में गुड्स बाय करता है, प्राइस पे करता है, तो उसको यहां पे ओनरशिप मिल जाती है। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, मतलब अगर बायर जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाए, तो सेल के अंदर देखो सेल तो हो गया, मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है, तो सेलर क्या करेगा, गुड्स ऑफिशियल रिसीवर को दे देगा, और मेन चीज ये है क्लेम फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए क्लेम करेगा, भाई मेरे पैसे दे दो मुझे। जबकि एग्रीमेंट टू सेलर के अंदर क्या होगा, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, फ्यूचर में गुड्स देने हैं तो वो मना कर देगा, भाई तुम तो इंसॉल्वेंट हो चुके हो, इंसॉल्वेंट मतलब नादार, तो तारी पासेથી तो રૂપિયા મળે એવી કોઈ આશા છે જ નહીં, એટલે તું જ્યાં સુધી રૂપિયા નહીં આપે તમને હું ડિલિવરી આપીશ नहीं। पर सेल है तो उसके अंदर तो पैसे ना मिले हो तो भी गुड्स देना ही पड़ेगा, फिर आप केस करो, क्लेम करो गुड्स के प्राइस कलेक्ट करने के लिए। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, यहां पे देखो बायर था, जबकि अब है सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर कैन रिकवर द गुड्स
फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। मेन चीज ये है कि बायर जो है वो गुड्स रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका था। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर जो है वो गुड्स क्लेम नहीं कर सकता, बट सिर्फ रेटेबल डिविडेंड, मतलब कि यहां पे कहने का मतलब ये है कि उसको कोई डैमेज हुआ हो तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, पर यहां पे गुड्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आया यहां टॉपिक तक? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 है वो है एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल। एक्सेप्शन नो मतलब था अपवाद, कैविएट एम्प्टर। अब ये कैविएट एम्प्टर क्या है? तो कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। ये याद रखना, आपको एमसीक्यू में इस तरह से भी आ सकता है कि कैविएट एम्प्टर स्टैंड्स फॉर ब्लैंक या तो मींस ब्लैंक, तो इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। मतलब यहां पे जो ग्राहक है उसकी जिम्मेदारी है गुड्स को चेक करने की, गुड्स खरीदने से पहले। मतलब यहां पे गुड्स बाय करते वक्त बायर कोई मिस्टेक करता है, बाद में जाके उसको गुड्स अच्छे नहीं लगते हैं और वो वापस करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर। जिसका मतलब क्या होता है? तो देखो, द फंडामेंटल प्रिंसिपल मींस रूल्स इज लेट द बायर बीवेयर, which means while buying the goods buyer should be careful। मतलब बायर को ध्यान रखना है गुड्स खरीदते वक्त। सेलर ऐसा नहीं बताएगा कि देखो भाई मेरे गुड्स के अंदर ये डिफेक्ट है, वो तुम चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं मैरिज का एग्जाम्पल देता हूं, वो इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है कि आपको ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी और मजा भी आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, लड़का जो है वो शादी के लिए लड़की को देखने के लिए जाता है। देखो ये ऐश्वर्या राय मैंने बनाई है, ठीक है, मान लेने का। तो वहां पे वो लड़की के जो पापा है, दो सिंह वाले, एग्जाम्पल, मजाक है, मस्ती है, तो क्या वो पापा ऐसा बताएंगे देखो मेरी बेटी के तो अंदर ये तकलीफ है, वो उसको खाना खाना बनाना नहीं आता है, वो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, उसको हफ्ते में 3 बार मूवी दिखाने के लिए लेके जाने का, उसको हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, ये सब क्या डिफेक्ट सेलर बताएगा? मतलब यहां पे पापा बताएंगे क्या? नहीं, यहां पे जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस गुड्स को प्रॉपरली चेक करे। अगेन मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल के एंगल से, मजाक मस्ती के एंगल से है। चलिए, तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पे जो बायर है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने गुड्स खरीद लिए मिस्टर बी के पास से। अब बाद में मिस्टर ए को पता चलता है कि भाई ये गुड्स के अंदर तो ये डिफेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, मैं मिस्टर बी को वापस करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, मिस्टर बी वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल होता है कैविएट एम्प्टर। मतलब आप खरीदते हो तो आपको ध्यान रख के लेना है, एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। बट यहां पे ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, ये जनरल प्रिंसिपल है। उसके अलावा ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पे ये कैविएट इंपेटर फॉलो नहीं होता है। तो वो एक्सेप्शनल पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पहला है फिट और सुटेबल फॉर द बायर। मतलब कि कई बार ऐसा होगा कि बायर जो है वो इन्फॉर्म करेगा सेलर को फॉर हिज पर्पस, भाई मेरा पर्पस क्या है या मेरी डिमांड क्या है वो सेलर को बताएगा। एंड इफ द बायर डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, then it is the duty of the seller to supply the goods that is suitable for the purpose of the buyer। मतलब यहां पे ये जो बायर है वो जाके जो सेलर है उसको अपना पर्पस बताता है कि मुझे ये पर्पस के लिए गुड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, इनको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक है, मिस्टर बी है, उनको हेडेक हो रहा है। अब वो फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर में जाता है या डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे हेडेक बहुत हो रहा है, मुझे हेडेक ठीक हो जाए उसके लिए दवाई दो। अब यहां पे देखो क्या हुआ, जो बायर है उसने अपना स्पेसिफिक पर्पस बता दिया कि मुझे हेडेक है, और उसके बाद वो सेलर की स्किल के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि वो खुद कोई डॉक्टर नहीं है। अब वो डॉक्टर जो देगा वही खाएगा, डॉक्टर उसको च्यवनप्राश देगा तो च्यवनप्राश खाएगा, और डॉक्टर उसको डिस्प्रिन देंगे तो डिस्प्रिन खाएगा। तो यहां पे जो बायर है वो सेलर के स्किल के ऊपर डिपेंड है। अब बाद में ये गुड्स ठीक नहीं निकलते हैं तो बायर ऑब्वियसली वो गुड्स वापस करने के लिए आएगा। तो सेलर ये नहीं कह सकता भाई कैविएट इंपेटर क्या कहता है, तुमको गुड्स खरीदने से पहले देखना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, यहां पे मैंने मेरा पर्पस बता दिया था। अब सेलर की जिम्मेदारी है कि मुझे मेरे पर्पस के हिसाब से जो सूटेबल चीज है वो दे, और अगर वो सूटेबल ना निकली तो वापस लेना पड़ेगा। क्लियर?
चलिए, देन सेकंड एक्सेप्शन पॉइंट इज सेल अंडर अ पेटेंट और अ ट्रेडमार्क। अब यहां पे क्या कहा है, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मल देखो, तो यहाँ पे पेटेंट या ट्रेडमार्क के अंडर में का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एसी खरीदने जाते हो तो, या फ्रिज खरीदने जाते हो तो वहां पे क्या सेल्समैन को ये पूछ दो, इसमें ठंडा तो होगा ना खाना, या आप एसी खरीदते हो तो आमाजी ठंडो पवन तो आवशे ने, पूछोगे नहीं यार, ये ऑब्वियस सी बात है कि एसी है तो एसी का काम क्या है, ठंडी हवा बाहर फेंकना। फ्रिज है तो फ्रिज का काम क्या है, चीजों को कूल करना। तो यहां पे ये एज्यूम करके जाएंगे कि भाई ऐसा तो होने ही वाला है। अब घर पे गए और पता चला कि भाई एसी में से तो अच्छी अच्छी जो कूल मतलब ठंडी हवाएं आनी चाहिए वो तो नहीं आ रही है, तो यहां पे ऑब्वियस है कि फिर वो बायर वापस करेगा। तो सेलर ये नहीं कह सकता भाई मैं क्या करूं, एसी है पर उसके अंदर से गर्म पानी निकल रहा है तो आपको देख के लेना चाहिए था ना, नहीं भाई। इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमने एसी खरीदा है तो हम थोड़ा ऐसा एज्यूम करेंगे कि उसके अंदर से गीजर की तरह गर्म पानी निकले, या हमने गीजर खरीदा हो और इसके अंदर से चीजें ठंडी होकर बाहर निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। देन मर्कंटेबल क्वालिटी, मर्कंटेबल मतलब જેને સેલ કરી શકાય એવું, मतलब તૂટલું ફૂટલું હોય, અંદરથી વાયરિંગ છૂટા પડી ગયેલા હોય તો એ વસ્તુ એ ક્વોલિટી મર્કન્ટેબલ છે જ નહીં। મર્કન્ટેબલ નથી એનો मतलब કે વેચવાને કેપેબલ છે જ નહીં, અને તમે એવો ગુડ્સ જે છે એ સામેવાળી વ્યક્તિને मतलब चंदूलाल बना के बेवकूफ बना के बेच देते हो तो वो नहीं चलेगा, फिर वहां पे सेलर वापस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो गुड्स है वही मर्कंटेबल क्वालिटी के नहीं है। देन यूजेज ऑफ ट्रेड, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी। अब ये कंडीशन और वारंटी वाला जो टॉपिक है इसके बाद ही है, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एज रिगार्ड्स द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, द सेलर विल बी लायबल इफ द गुड्स आर नॉट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी। वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि जो गुड्स है वो प्रॉपर क्वालिटी के तो होने ही चाहिए, मतलब गाड़ी लेके जाएंगे तो वो गाड़ी चलनी चाहिए। फिर ऐसा है कि भाई आपको देखना चाहिए था ना, अरे भाई शोरूम से बाहर निकल के जाएंगे तब देखेंगे ना, तो वहां पे ये यूजेज ऑफ ट्रेड है, भाई हम लोग लेने के बाद ही इस चीज को हम पता कर सकते हैं। तो अगर बाद में प्रॉब्लम निकला तो आपको वापस लेना पड़ेगा। एंड लास्ट इज कंसेंट बाय फ्रॉड, जो मैं आपको आगे भी बता चुका हूं कि अगर यहां पे सेलर ने बायर को चंदूलाल बना के गुड्स बेच दिया तो फिर यहां पे बाद में वो चंदूलाल जो बन गया है वो यहां पे गुड्स को रिटर्न कर सकता है। यहां पे दोस्तों हमारे पहले 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुए, और अगर आप ये सेशन YouTube पे देख रहे हो तो YouTube के लिए हमारा ये टॉपिक, ये यूनिट का डिस्कशन यहां पे खत्म हो रहा है। ये पूरा सेशन अभी भी आगे और जो टॉपिक बाकी है वो पूरा सेशन आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो इस पूरे सेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए फंडामेंटल, क्वालिटी एंड कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं। अगर आप लोग या आपके कोई भी फ्रेंड्स या जूनियर्स अगर एक्सीलेंट क्वालिटी एजुकेशन के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहां पे हम लोग अलग अलग पढ़ाई के ऑप्शंस भी दे रहे हैं, जिसके अंदर की फिजिकल क्लासेस है जहां पे ट्रेडिशनली आप क्लास में आके हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो, जो कि हमारे क्लास संगम क्रॉस रोड कारेलीबाग पे भी है और वाघोड़िया रोड पे भी है। उसके अलावा साहस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हुए ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस है, जिसके अंदर आप कहीं पे भी हो पर आपको वही फीलिंग मिलेगी कि आप जैसे हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठ के हमारे टीचर से पढ़ रहे हो, जो कि एक नॉर्मल जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उससे काफी अलग है। और हमारी ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन तो है ही, जिसके थ्रू आप बढ़िया लेवल पे पढ़ाई बहुत ही कम एफर्ट्स लगा के कॉन्सेप्चुअली और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बना के कर सकते हो। सो आप लोगों को आपकी एग्जाम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके करियर के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप आपके प्रोफेशनल करियर में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हो तो आप साहस इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन मिलता है और आपका बहुत ही बढ़िया लेवल का नॉलेज रिजल्ट ये बन सकता है, और आप 2 से 2.5 साल के अंदर ही कंपनी सेक्रेटरी बन के भी बाहर निकल सकते हो। तो आप इस चीज का एडवांटेज जरूर ले। चलिए अब हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स है ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के जो यूजर्स हैं उनके लिए हमारा ये सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो 5th टॉपिक है दैट इज इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि कंडीशन और वारंटी